नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज शुरुआत दो शब्दों से, वही दो शब्द जिनकी चर्चा आज देश की सबसे बड़ी कोर्ट में हुई, वही दो शब्द जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वो दो शब्द हैं आंदोलन और रास्ता। यहां आंदोलन का मतलब है 10 महीने से चल रहे किसानों के आंदोलन से, वहीं रास्ते का मतलब है दिल्ली के बॉर्डर का वो हाईवे जिसे ब्लॉक करके आंदोलनकारी करीब 10 महीने से बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सख्त टिप्पणी की है। आंदोलनकारियों की नीति और नीयत को लेकर सवाल पूछे हैं। आखिर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कड़वी बात क्यों कहनी पड़ी, हम आपको आगे दिखाते हैं। उससे पहले पंजाब और हरियाणा में किसानों के नए संग्राम की खबर बताते हैं। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब। हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। अगर हमारे किसानों पे अत्याचार किया, करनाल बना देना, करनाल। धान की खरीद पर केंद्र वर्सेस किसान। खरीद की तारीख बढ़ाने पर नया विवाद। अभी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। किसानों का ऐलान जंग। झज्जर में किसानों का प्रदर्शन। अमृतसर में किसानों का हल्ला बोल। धान की सरकारी खरीद टलने पर सड़कों पर किसानों का संघर्ष। उधर माने एसी ला के बैठे हुए हैं। चन्नी साहब आए ने, बड़ा सही तो सोचते हैं भी चन्नी साहब होंगे कुछ सुधार हो जाऊगा, पर साढ़े वास्ते सुधार कुछ भी नहीं है। ਜਿਹੜਾ 1960 ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਉਹ 1600 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ नहीं। पानीपत में किसानों की हुंकार। अंबाला में किसानों पर पानी से प्रहार। रेवाड़ी में किसानों ने फूंका पुतला। एक बार फिर एमएसपी पर धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब हरियाणा के किसान आमने सामने हैं। किसानों का ये विरोध और ये आक्रोश केंद्र सरकार के उस ऑर्डर के खिलाफ है जिसमें धान की सरकारी खरीद की तारीख को अचानक बढ़ा दिया गया। दरअसल 1 अक्टूबर से होने वाली धान की सरकारी खरीद को केंद्र सरकार ने 10 दिनों के लिए टाल दिया है। अब किसान पूछ रहे हैं कि मंडियों तक पहुंच चुकी फसल का क्या होगा। आज पंजाब और हरियाणा में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धान की सरकारी खरीद को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। कई जिलों में किसानों ने धान की सरकारी खरीद की तारीख बढ़ाए जाने को साजिश से जोड़कर देखा। आज किसानों ने हरियाणा की डिप्टी सीएम का घेराव किया, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चे के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। आखिर पंजाब और हरियाणा में धान की सरकारी खरीद की तारीख बढ़ाने से संग्राम क्यों छिड़ गया, आपको दिखाते हैं। आज हरियाणा और पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान यही सवाल केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि एमएसपी पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, तो अचानक तारीख में परिवर्तन क्यों किया गया। ये तब है जब मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर खड़ा है। सबसे पहले सुनिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार के ऑर्डर पर क्या बड़ी बात कही।
हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे। आरोप यही है कि केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों से बदला लेने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। नया हथकंडा एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद की बढ़ाई गई तारीख है। किसान नेता आर पार के मूड में है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ आगे की रणनीति भी तैयार हो गई है। किसानों ने प्लान का ऐलान भी कर दिया है। अगला कदम नंबर 1, बीजेपी एमपी एमएलए की घेराबंदी। अगला कदम नंबर 2, एमपी एमएलए के घर पर प्रदर्शन करेंगे। अगला कदम नंबर 3, घर के बाहर धान की फसल रखेंगे। केंद्र सरकार को किसानों ने बड़ी चेतावनी दी है। अगर हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद पर रोक के फैसले को केंद्र सरकार ने नहीं पलटा तो हर जिले में बड़ा प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन कैसा होगा, ट्रेलर आज झज्जर में देखने को मिला। तस्वीर नंबर 1, डिप्टी सीएम की घेराबंदी। काले झंडे हाथों में लेकर किसानों ने हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान सड़कों पर उतरे तो पुलिस के साथ सीधी भिड़ंत हुई। विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग तोड़कर वो आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कृषि कानूनों के साथ साथ अब धान की खरीद आगे टाले जाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर किसान भड़के हुए हैं। तस्वीर नंबर 2, एफसीआई दफ्तर पर प्रदर्शन। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज धान की भरी ट्रॉली लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित एफसीआई के दफ्तर पहुंच गए। एफसीआई के बाहर अकाली दल ने धान की फसल के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक एक्सक्यूज बनाया, बहाना बनाया कि मॉइस्चर ज्यादा है। अभी हमने मंडी से ट्राली लेके आए हैं, मॉइस्चर चेक किया है, 12.9 मॉइस्चर है जहां 17 चाहिए। ये एक्सक्यूज पंजाब सरकार का है क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। ना बारदाने का इंतजाम है, ना लेबर के टेंडर हुए हैं, ना ट्रांसपोर्ट के टेंडर हुए हैं, ना कोई मंडी में कोई पक्खे या कोई इंतजाम किया है, क्योंकि सारी पंजाब कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है, मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है, अपनी पावर दिखाने की लड़ाई लड़ रही है। इसका और नुकसान और किसान का हो रहा है। सुखबीर बादल का आरोप है कि कांग्रेस और केंद्र सरकार में सेटिंग की वजह से किसानों की फसल खरीदने में जानबूझकर देरी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अकाली दल के नेता फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर धान की ट्राली भरकर लाए हैं। सुखबीर बादल यहां पर खुद पहुंचे हुए हैं और इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर धान की खरीद में डिले कर रही है। हालांकि जो केंद्र सरकार का ये कहना है कि धान की फसल में बेहद ज्यादा नमी है, पीछे बारिश हुई है, बारिश की वजह से इसमें डिले किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, अकाली दल के नेता यहां पर बाकायदा ट्राली भरकर लाए हैं धान की और इस धान को सड़क पर फेंका जा रहा है। तस्वीर नंबर 3, चन्नी का दिल्ली दौरा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी धान की सरकारी खरीद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। प्रधानमंत्री से मुलाकात में यही मांग रखी है कि 11 अक्टूबर की तारीख के फैसले को वापस लिया जाए। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। अब आपको विवाद के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल पंजाब और हरियाणा में आमतौर पर सरकारी एजेंसियों के द्वारा अक्टूबर के महीने में धान की फसल की खरीद शुरू की जाती है।
लेकिन केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर पंजाब और हरियाणा की सरकार को निर्देश दिया है कि धान में नमी की मात्रा अभी ज्यादा है। ऐसे में एमएसपी पर धान की फसल की खरीद 11 अक्टूबर से पहले ना शुरू की जाए। केंद्र सरकार के इसी ऑर्डर का पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ज्यादातर फसल मंडियों तक पहुंच चुकी है। अगर खरीद से पहले बारिश हुई तो धान की बर्बादी पक्की है, यानी नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों का होगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। आपने किसान नेताओं की बात सुनी, आपने किसानों का धरना प्रदर्शन भी देखा। अब किसान आंदोलन पर देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी के बारे में बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांगने के लिए लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ा कमेंट किया। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के दो पक्षों को समझना और सुनना चाहिए। पहला पक्ष है सड़क और हाईवे को ब्लॉक करके बैठे आंदोलनकारियों का, और दूसरा पक्ष है जो स्थानीय निवासी या फिर हाईवे और सड़क को इस्तेमाल करने वाला आम आदमी है, आम जनता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बंद रास्तों को लेकर दिल्ली वालों के दर्द की संपूर्ण व्याख्या की। किसान आंदोलन पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत की सख्त टिप्पणी आई। किसान महापंचायत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर बैठे आंदोलनकारियों से सवाल पूछे। सवाल ये कि एक तरफ कोर्ट में अर्जी है और दूसरी तरफ आंदोलनकारी हाईवे और रेल पटरियों पर मनमर्जी करते हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसा कैसे चलेगा? जस्टिस AM खानविलकर ने टिप्पणी करते हुए कहा, आपने पूरे शहर का दम घोट दिया है और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। आसपास रहने वाले क्या प्रोटेस्ट से खुश हैं? यह सब रुकना चाहिए। आप सुरक्षा और डिफेंस पर्सनल को रोक रहे हैं, यह मीडिया में है। सब कुछ रुकना चाहिए। एक बार जब कानूनों को चुनौती देने के लिए कोर्ट आ चुके हैं तो प्रोटेस्ट का कोई तर्क नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर बॉर्डर और सिंध बॉर्डर पर बैठे किसानों को बड़ी नसीहत दे डाली। कोर्ट ने कहा कि मामला कोर्ट में है, अदालत पर भरोसा है तो रास्ता अब तक क्यों बंद है? सत्याग्रह का क्या तर्क है? आपने कोर्ट का रुख किया है, अदालत में भरोसा रखिए। एक बार जब आप अदालत पहुंच गए तब प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? क्या आप जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? सिस्टम में भरोसा रखिए। वहीं किसान महापंचायत की तरफ से कहा गया कि सड़क उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा दायर करें कि आपने ब्लॉक नहीं किया है। अब अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। 3 कृषि बिलों का विरोध करने के लिए किसान दिल्ली की सरहदों पर पिछले लगभग साल भर से आंदोलनरत हैं। वहीं किसानों का एक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने कहा कि उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जानी चाहिए। जस्टिस खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने जब उनसे सवाल किए तो किसानों के लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उन याचिकाकर्ता किसानों के लिए। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट अजय चौधरी ने ये कहा कि वो किसान नहीं है जो धरना दे रहे हैं और दिल्ली की सरहदों को जाम किया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि इसका हल निकले और हम अपनी बात सुनाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब उनसे खरे खरे सवाल पूछे तो उस पर स्थिति कुछ असहज हो गई लगती। कोर्ट की टिप्पणी के बाद किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने क्या कहा, सुनिए। हमारे आंदोलन का तरीका है सत्याग्रह, इसलिए हमने जो पुस्तक लिखी है वो भी सत्याग्रह पे लिखी है। और सत्याग्रह जो पुस्तक है, ये पुस्तक इसीलिए है कि हमने ये बात कही है कि हम कैसा सोचते हैं तो आंदोलन संविधान के दायरे में होना चाहिए। संविधान ने हमको आंदोलन करने का अधिकार दिया है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं के साथ। मर्यादाओं का अर्थ है हम किसी अन्य को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी को असुविधा में नहीं डालेंगे। स्वयं कष्ट सहते हुए आंदोलन करेंगे तो स्वयं कष्ट सहना फिर आंदोलन करना, इसको कहते हैं सत्याग्रह। गाजीपुर बॉर्डर और सिंध बॉर्डर पर किसानों ने पिछले 10 महीने से डेरा डाल रखा है। ऐसे में कोर्ट के कमेंट पर सियासी पार्टियों ने क्या कहा, सुनिए। किसान आंदोलन के नाम पर आप बैठे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, AC भी लग गया है और लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उनको सोचना चाहिए और उन विपक्षी नेता को जो वहां पर जाकर
आंदोलन को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि वो किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को दिक्कत दुश्वारी क्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो कम से कम उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद यही कहा कि सड़कें किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने ब्लॉक कर रखी हैं। हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दे तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है तो आगे निकल जाएगी। दरअसल कोर्ट की टिप्पणी किसानों के एक गुट किसान महापंचायत की अर्जी पर आई। अर्जी में दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी गई थी। अब 4 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से क्या कमेंट आता है, ये देखना अहम होगा। संजय शर्मा, आज तक। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन आंदोलनकारियों के लिए नसीहत है जो हाईवे और सड़कों को ब्लॉक करके बैठे हैं। अब हम बात करते हैं एक और नसीहत की जो पंजाब कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बीच सामने आई है। आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने जो कहा है उसको लेकर कैसे सियासी बवाल छिड़ गया है, जरा देखिए। नंबर 1, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हूँ, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलिएशन होगा कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टीम कांग्रेस को छोड़कर नई टीम में जाने का ऐलान नहीं किया है। नई टीम और नई सियासी इनिंग को लेकर सस्पेंस पूरा है, लेकिन कांग्रेस से कैप्टन की विदाई के बाद पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने बयानों का बाउंसर मार दिया है। बोले इशारों को समझे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हर शॉट के पीछे बीजेपी के साथ हुई फिक्सिंग है। अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हरीश रावत ने यही समझाया और बताया कि कैप्टन का कांग्रेस से मोहभंग यूं ही नहीं हुआ। स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है, सारा गेम प्लान बीजेपी का है, जिसमें कैप्टन सिर्फ मुखौटा है। फिर से कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। हरीश रावत ने तो नौबत अब ऐसी आ गई है कि कांग्रेस के घमासान को संभालना मुश्किल हो रहा है। बार बार कांग्रेस पार्टी को बचाने की बात हो रही है, लेकिन आते ही कांग्रेस पार्टी में वो कौन सा नेता है जिसने कांग्रेस पार्टी को बचाने पर कहा कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा? जी हाँ, कन्हैया कुमार से ये बातचीत सीखे। देखिए, आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद आपने भी पढ़ा होगा, एक कविता की लाइन है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। परिस्थिति जो भी है, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, इस देश के भीतर जो संकट है आज में कि हम संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, देश के जो लाखों नौजवान हैं उसकी बेरोजगारी का हल कैसे होगा, किसान कई महीनों से जो है कृषि जो बिल है उसको ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, तो ये जो जनता के वाजिब सवाल हैं उस पर हम संघर्ष कैसे करेंगे। रास्ता जो भी हो, उतार चढ़ाव, कंकर पत्थर जो भी हो, उसमें चलेंगे और देखेंगे। लेकिन चलेंगे कैसे? क्योंकि कांग्रेस के बारे में अब ये धारणा बन गई है कि कांग्रेस जो है वो ऑनलाइन कैंपेन और वर्चुअल एजिटेशन करती ज़्यादा है, सड़क पे कम नज़र आती है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा आप लोग के लिए। आप लोग यूथ, नया ब्लड, यंग ब्लड इसमें जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, ज़िंदगी को ना हमको कई बार जो है हमारे आसपास जो घट रही घटनाएं होती हैं ना, उससे बियॉन्ड भी समझने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस के सामने चाहे जितनी भी चुनौती हो, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ा विपक्ष है, सबसे ज़्यादा उसके जो है सदस्य हैं, और चाहे कोई कुछ भी कह ले, कांग्रेस अपने आप में महज एक राजनीतिक दल नहीं है।
आधुनिक राजनीति में लोकतंत्र का इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। और ये जो धारणा है ना, धारणा बनती बिगड़ती रहती है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। अब जैसे आप देख रहे हैं वैसे तो हम भी देख रहे हैं और इस देश के लाखों करोड़ों युवा भी देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी से लड़ने के लिए पूरे देश में कांग्रेस के अलावे और कोई विकल्प नहीं है और इस विकल्प को हर किसी को जो बीजेपी को हराना चाहता है उसको चुनना चाहिए। पार्टी तो इसी के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की, जिनके गायब हो जाने से मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। परमबीर सिंह को इस वक्त शिद्दत से ढूंढा जा रहा है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। कहा जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर चुपके से विदेश फरार हो गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी रार छिड़ गई है। परमबीर सिंह भागे हैं या उन्हें भगाया गया है? मुंबई के पुलिस कमिश्नर अचानक से कहां गायब हो गए? ना राज्य सरकार को पता है, ना ही सेंटर को पता है, ना ही स्टेट कमीशन को पता है और ना ही एनआईए को कोई खबर है। अगर ऐसा है तो फिर परमबीर सिंह आखिर हैं तो हैं कहां? मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह खुद भागे हैं या उन्हें भगाया गया है? सर, परमबीर सिंह यहाँ जब क्या परमबीर सिंह के भागने में केंद्र सरकार ने मदद की है? परमबीर के गायब होने से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली क्यों मची है? कौन कौन से केस में पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की अहम भूमिका है? क्या परमबीर सिंह से कोई बहुत बड़ा सुराग मिलने वाला था? परमबीर सिंह देश में ही छुपे हैं या विदेश भाग चुके हैं? परमबीर के विदेश भागने की खबरों ने ऐसी खलबली मचाई है कि उन्हें तलाशने के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। उनके जितने भी कनेक्शंस हैं सबसे पूछा जा रहा है। हम आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का गायब होना जांच एजेंसीज के लिए भी अचंभे की बात है, क्योंकि परमबीर सिंह मुंबई में चल रहे कई बड़े केसेस के अहम किरदार हैं। उनसे जुड़े कई गहरे राज हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए हैं कि चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो या फिर सीमाएं हैं और भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता है। क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर केंद्र से चर्चा होगी। .1988 बैच के आईपीएस अधिकारी, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, थाने के पूर्व पुलिस कमिश्नर, एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक, अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क की गहरी जानकारी रखने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की गिरफ्तारी कराने वाले अफसर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केस में जांच में शामिल आईपीएस अधिकारी, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को ड्रग्स रैकेट केस में आरोपी बनाने वाले आईपीएस अफसर और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल लाने वाले अफसर, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो वाले केस में अहम कड़ी परमबीर सिंह अचानक से गायब हो जाते हैं। और गायब भी ऐसे होते हैं कि ना तो नेताओं को खबर है, ना अफसरों को पता है और ना ही एजेंसियों को परमबीर सिंह की भनक है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का ऐसे अचानक से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है और न ही इसे हल्के में लिया जा सकता है, क्योंकि परमबीर सिंह से जुड़े कई मामलों की इस वक्त जांच चल रही है और कई केस खुलने की कगार पर हैं। और खुद परमबीर सिंह पिछले 6 से 7 महीनों में कई विवादों की जड़ बन चुके हैं। परमबीर सिंह देश की जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।
उनका इस तरह से गायब हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है और महाराष्ट्र की सरकार की पार्टनर कांग्रेस ने सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर परमबीर सिंह को विदेश भगाने के आरोप लगा दिए हैं। उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमबीर सिंह का मिला था, तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही है। और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है तब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में हैं उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमबीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमबीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि परमबीर सिंह को केंद्र सरकार ने विदेश भगा दिया है और बीजेपी कह रही है महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को गायब करवा दिया है। सवाल ये है कि क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि क्यों परमबीर सिंह की गुमशुदगी पर इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स हो रही है और परमबीर सिंह ऐसे कौन कौन से केस के सूत्रधार हैं जिनसे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों की नब्ज दबी हुई है। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पता कैसे चला कि परमबीर सिंह गायब हो चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को शक है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं, क्योंकि एनआईए ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी बताया कि उन्हें ऐसी खबर मिली है। तो लोगों में यह है और इस तरह की खबर चल रही जो विदेश चले गए, तो क्या आप लोगों के पास ऐसे तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। एलओसी भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते, लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अब परमबीर सिंह कहाँ है, इसका पता लगाया जा रहा है। कुछ सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि परमबीर सिंह रूस भाग गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया कि परमबीर सिंह के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी है। ऐसे में अगर वो देश छोड़कर चले गए हैं तो ये ठीक नहीं है। ना राज्य सरकार को पता है, ना ही सेंटर को पता है, ना ही स्टेट कमीशन को पता है और ना ही एनआईए को कोई खबर है। अगर ऐसा है तो फिर परमबीर सिंह आखिर हैं तो हैं कहाँ? ना वो मुंबई में मिले, ना ही चंडीगढ़ में मिले। ऑफिशियल लीव उनकी 29 अगस्त को ही खत्म हो गई थी, तो आखिर परमबीर सिंह हैं कहाँ? क्या ये माना जाए वो सही में देश छोड़कर बाहर चले गए हैं? अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की एमवीएस सरकार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि अब एमवीएस सरकार बताए कि आखिर परमबीर सिंह हैं तो हैं कहाँ। अब सवाल ये है कि ना तो सरकार को पता है, ना ही जांच एजेंसियों को परमबीर की सूचना है, तो फिर परमबीर सिंह गायब कैसे हो गए? जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित चांदीवाल न्यायिक आयोग ने समन जारी किया था और उन्हें 6 अक्टूबर तक पैनल के सामने पेश होना है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसकी जाँच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आयोग का गठन किया है। अब 2 सबसे बड़े केस हैं जिनके लिए परमबीर का होना जरूरी है। एक तो अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली के आरोप का केस, दूसरा एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने का केस। अब परमबीर सिंह कैसे मिलेंगे, ये एक चैलेंज बन गया है। दिव्येश सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एंटेलिया और मनसुख हिरेन हत्या मामले में एनआईए जांच का सामना कर रहे हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में परमबीर सिंह को आरोपी नहीं बनाया था। चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे किए गए जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली वाले केस में भी परमबीर सिंह अहम कड़ी हैं। हम आपको बता दें कि परमबीर सिंह छुट्टी पर गए थे और छुट्टी में कहां छू मंतर हो गए, ये सवाल बन गया है। परमबीर सिंह आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर मुंबई में अप्रैल के महीने में देखे गए थे, जब वो एंटीलिया केस में 7 अप्रैल को पेश हुए थे। और उसके बाद सेहत का हवाला देकर 5 मई से छुट्टी पर गए परमबीर लगातार छुट्टियां बढ़ाते चले गए। एनआईए ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में समन भेजा, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। उसके बाद एनआईए की टीम छत्तीसगढ़, रोहतक समेत और कुछ जगहों पर गई, लेकिन कहीं भी परमबीर सिंह नहीं मिले। बताया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार से भी उनका आखिरी संपर्क अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन इसके बाद से ही वो कहीं नजर नहीं आए। अलग अलग मुकदमों में उनकी तरफ से सिर्फ उनके वकील ही पेश होते रहे। हम आपको बता दें कि एंटीलिया केस के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर उनका ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था और वहां परमबीर सिंह ने 22 मार्च को अपना पद संभाला था और बताया था कि 4 मार्च तक वो दफ्तर गए थे और 5 मई से वो छुट्टी पर चले गए। और उस वक्त कहा गया था कि परमबीर सिंह अपने होम टाउन चंडीगढ़ गए हुए हैं। मई से लेकर अगस्त तक के बीच उन्होंने अपनी सर्जरी की बात कहकर छुट्टी बढ़वाई और कहा कि उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। 29 अगस्त तक परमबीर सिंह छुट्टी पर थे। उसके बाद से उनका किसी से भी संपर्क नहीं हुआ है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कह रही है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर देश से फरार हो चुके हैं। एनआईए का मानना है कि परमबीर सिंह गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर जा चुके हैं। 20 फरवरी को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर जबरन वसूली के आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख नप गए और उनकी कुर्सी चली गई। इसके अलावा परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने एंटीलिया केस के मुख्य आरोपी और क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट के इंचार्ज सचिन वजे को मुंबई में बार, रेस्टोरेंट और अन्य कई जगहों से 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था। हालांकि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और परमबीर सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करने की बात कही थी। 6 अक्टूबर को इसी केस में पैनल के सामने परमबीर सिंह को पेश होना था और परमबीर सिंह के लिए एक गले की हड्डी तो ये केस था। इसके अलावा मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस में परमबीर सिंह बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र के अफसर सचिन वजे फंसे हुए हैं। एंटीलिया केस में दाखिल हुए 10,000 पन्नों की चार्जशीट में कई ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सचिन वजे कारस्तानी की पूरी जानकारी परमबीर सिंह को थी। कहा जाता है कि सचिन वजे सीधे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे और उनके कहने पर ही एंटीलिया केस की जांच सचिन वजे को सौंपी गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की जांच नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वाजे प्रकरण हुआ, उसमें कांग्रेस की तरफ से हमने बयान दिया था कि अगर मैं सरकार रहता तो मैं पहले परमबीर सिंह को अरेस्ट करता, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुए थे, उस फुटेज गायब होने के पीछे का मेन अगर एक्यूज कोई होगा तो फिर पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ही थे। और लेकिन जैसे ही राज्य सरकार इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय में सीबीआई ने ये जांच अपने ओर ले ली, फिर बाद में ईडी की ओर चली गई और राज्य सरकार की तरफ से ये जांच निकाली गई। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जब इस आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था, मामला सामने न आए और इसको इसलिए परमबीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है। हम आपको बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ अब तक 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक की जांच मुंबई की थाने और 3 मामले की जांच स्टेट सीआईडी कर रही है। परमबीर सिंह